हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के एक्सरसाइज को देख रहे हैं, प्रश्नावली को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। कह रहा है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो तीनों की परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो अपसारी किरण पुंज लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। इसका चित्र बना देंगे। समांतर किरण पुंज के लिख देना पहले बीम के बारे में। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और अभिसारी, इसको अभिसारी कर लेना, गलती से अभिमारी हो गया है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका चित्र है। तो ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा दे देंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी। और फिर पारभासी का लिख देंगे कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे ही भाग को अपने से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। अपारदर्शी लिख देंगे वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा। ये तीनों का परिभाषा लिख देना, हो गया अंतर। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप लिख दोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों आप नियम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 करा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो दोनों का परिभाषा लिख देंगे। तो लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी में लिख देना किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और लिखना चाहते हो तो उसमें यह भी लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे अंतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो 3 विशेषताएं लिखनी होंगी। ये रही समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की। ये प्रतिबिंब भी आप बना सकते हो इस तरह से, मैंने फिगर में आपको समझा रखा है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको बता रखा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कोई भी 3 इसमें से लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को जब रंजित कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो अवतल दर्पण बन जाता है। और अंदर वाले सतह को रंजित या कलई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा या आभासी और सीधा दोनों बनता है, और इसमें हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। यही अंतर है। और बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं, 2 अंतर काफी है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है, यही यहाँ परिभाषित कर देंगे। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में लिख देंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष को दर्शाइए। हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना देंगे। एक अवतल दर्पण ले लेंगे, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। इस तरह से चित्र बना देना। ये आपका ध्रुव हो जाएगा, यहाँ फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये वाला जो होगा आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा। सबका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि समतल लगा देंगे तो वस्तु के बराबर दिखने लगेगा प्रतिबिंब, तो इससे क्या होगा कि पीछे वाला पूरा वाहन हमें नहीं दिखेगा, पीछे का पूरी वस्तु नहीं दिख पाएगी, है ना जी। अगर कोई बड़ी वस्तु है तो पूरी की पूरी उस आईने में नहीं दिख पाएगी।
समझे ना। तो इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो। तो मैंने एक्सरसाइज में आपको यह कराया हुआ है, या फिर यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंधी मैंने आपको प्रमाणित करके दिखा रखा है एक्सरसाइज में। आप इसको भी लिख सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। मैं अब इसको समझाने वाला नहीं हूँ, अगर जिनको दिक्कत होगी तो वहां से एक्सरसाइज में जाकर आप समझ लेंगे। मैं पीछे वीडियो जो बताया हूँ आपको, जो ये चैप्टर पढ़ाया हूँ, वहाँ पे मैंने ये प्रूव करके दिखाया अवतल दर्पण के लिए ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाइए। तो हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। और मैंने क्या लिखवाया था इसके परिभाषा में गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को, कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच का एक संबंध होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और इसको मैंने प्रमाणित भी करके आपको दिखाया था। तो आपको बस इसे समझा देना है क्या क्या है इसमें। f आपका फोकस दूरी है, u आपका वस्तु दूरी है और v आपका प्रतिबिंब दूरी है, और यही आपका संबंध है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। कह रहा कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंबे के सामने खड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आपका अपना प्रतिबिंब जो है किस प्रकार देखने को मिलेगा, ये बताना है। ठीक है, कह रहा ना कि आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब इसमें देखेंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास एक बेलनाकार खंबा है। ठीक है, समझिए यहाँ पे इस बेलनाकार खंबे पर क्या किया जा रहा है कि चमकीले कागज जो आता है ना जी, उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका एक क्या करेगा, दर्पण जैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसके चारों तरफ लपेट दोगे इस तरह से इस पे, तो क्या होगा, तो यह जो बेलनाकार दर्पण बनेगा, इसका सतह तो समतल है, लेकिन ये किस प्रकार मुड़ा हुआ है, इस प्रकार मुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये कैसा व्यवहार करेगा, समतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण दोनों का, समतल तथा उत्तल दोनों का व्यवहार करेगा। तो समतल दर्पण का व्यवहार करेगा, इसी कारण से इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। लेकिन उत्तल के जैसा जब व्यवहार करेगा, उत्तल की बात करेंगे तो जो व्यक्ति की जो चौड़ाई होगी, वह उसमें थोड़ी सी पतली नजर आएगी। ठीक है, तो वहां पे यही लिख सकता है कि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजक है। उद्वारता यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजता एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति का प्रतिबिंब व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी लंबाई बराबर होगी, लेकिन चौड़ाई में क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगी। क्योंकि वह, अगर मैं बात करूं तो वह उत्तल दर्पण की तरह भी तो व्यवहार करेगा। तो ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर समतल के लिए, तो ये वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा, है ना। ऊंचाई जो होगी उसकी बराबर हो जाएगी, व्यक्ति की ऊंचाई जो होगी प्रतिबिंब में व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लेकिन जब वो उत्तल के तरह व्यवहार करेगा, यानी जब उसको हॉरिजॉन्टल देखिएगा, क्षैतिजता देखिएगा, तो क्षैतिजता वह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, तो वो क्या आएगा, उसका प्रतिबिंब थोड़ा पतला नजर आएगा। यानी इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे दर्पण में व्यक्ति का चेहरा और शरीर पतला दिखेगा। लंबाई समान होगी, लेकिन चेहरा और शरीर जो होगा उसका पतला दिखेगा। चलिए, अब हमारे पास कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको देखते हैं। पहला कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो मैंने ये आपको बता रखा है, मैं दोबारा से दिखा भी देता हूं, आप देख लीजिए। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये आप चित्र बना दोगे। और मैंने तो ये आपको एक्सरसाइज में समझा ही रखा है, तो ये चित्र आपको बना देना है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के किरण आरेखों को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ वस्तु कहाँ स्थित है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और यहाँ कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो दोनों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा हो रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो मैंने एक्सरसाइज में यह आपको बता रखा है।
और जब वक्ता केंद्र पे स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सब लिख देंगे और चित्र भी बना देंगे। तो ये दोनों मैंने आपको एक्सरसाइज में बता रखा है, किरण आरेख कैसे बनते हैं अलग अलग स्थितियों में वस्तु जब रखते हैं। तो इसके लिए मैंने अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी कंडीशन आपको सब समझा रखा है, बनाकर भी दिखा रखा है। तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज में, आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाकर दिखाए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण एक व्यवहारिक उपयोग भी बताइए। इसका व्यवहारिक उपयोग क्या होगा ये भी हमें बताना है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में आभासी और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग हम लोग जानते हैं। व्यवहारिक उपयोग मैंने आपको बता रखा है कि इसके लिए डॉक्टर भी उपयोग करते हैं, है ना, रोगियों के नाक कान की जांच करने के लिए, बताया है ना मैंने जी, ठीक है। और क्या उपयोग है, तो इसका हम लोग देखते हैं सैलून में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग मैंने तो 2-3 आपको बता ही दिया। अच्छा, इसका किरण आरेख मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज में, दोबारा दिखा देता, देख लीजिए। फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होने पे वस्तु, उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और आभासी भी बन रहा है, ठीक है। यानी आवर्धित और ये कैसा बन गया, सीधा बन गया प्रतिबिंब। यहाँ देख रहे हैं, ये किरण आरेख भी आपको बना देना है और वहां पे लिख देंगे प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बन रहा है। ये कंडीशन भी लिख देंगे। और उसका व्यवहारिक उपयोग मैंने बता दिया कि इसका व्यवहारिक उपयोग करते हैं डॉक्टर क्लिनिक में नाक कान की जांच करने के लिए रोगियों की, है ना, या फिर दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए। तो समझिए, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। यानी कि दर्पण से वस्तु, है ना, वस्तु कहाँ रखनी चाहिए, तो हम लोग को ये अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर कह रहा है तो इसी के बीच में ही ना रखना चाहिए। तो इसका परास यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, तो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमें उसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। सीधा तभी ना प्राप्त होगा। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो सीधा बनेगा तो वो आभासी होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इसका जानते हैं ना जी, यहाँ पे जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा, हाँ बड़ा होगा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख कीजिए। तो यानी इसका चित्र भी आपको बना देना। तो अभी मैंने आपको यही दिखाया था, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो रही है, ध्रुव और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो ये किरण आरेख भी आपको बना देना है और जो मैंने जो बताया वो सब भी लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है किसके लिए, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के, ठीक है। तो मैंने उत्तल दर्पण के लिए विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब 2 कंडीशन बताया था कि एक वस्तु जब अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है और ये सब लिख देंगे, और जब एक वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है। और ये दिखा देना कि वस्तु से छोटा होगा, ये सब बना देना, ये लिख देना। ये 2 ही कंडीशन है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि देखो कार का जो हेडलाइट होता है, आगे से जो प्रकाश की किरणें निकलती है तो निकल के फैलेंगी, परावर्तन अंदर का सरफेस कर्व होगा तभी ना उसमें से किरणें निकल कर टकरा कर ज्यादा दूर तक ऐसे फैलेंगी, ठीक है। तो यही इसका रीजन है, ताकि उसका अंदर से परावर्तक सतह अवतल होने पे परावर्तन जो होगा वहां से किरणें निकलकर आगे फैलेंगी, इसीलिए अवतल दर्पण का ही हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं।
वाहनों में साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग होता है कि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। सौर भट्टी में, है ना, सौर भट्टी में क्या होता है? तो आपका सौर भट्टी जो होती है ना, उसमें भी प्रयोग अवतल दर्पण का ही होता है, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश उसमें आएगा तो सूर्य के प्रकाश की किरणें समांतर होती है, हमें पता है, और ये समांतर किरणें जब अवतल दर्पण से टकराएंगी तो टकराकर उनका परावर्तन एक ही बिंदु पर होगा, फोकस पर होगा, और जिसके कारण एक ही बिंदु पर होगा, जिसके कारण उसमें ज्यादा से ज्यादा हीट आएगा। इसीलिए सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे इसमें, समझ गए ना? तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। तो न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे सभी नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in।